इमेजिन करो दोस्तों, जनवरी की वो ठंडी रात, घने कोहरे से ढकी हुई सड़कें और एक नौजवान लड़का जो बस घर पहुंचना चाहता था। रात के अर्ली आवर्स थे, 17 जनवरी 2026। ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 150, जिसे हम फास्ट ग्रोइंग प्रीमियम अर्बन एरिया, हाई राइज बिल्डिंग्स, शाइनी ब्रोचर्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। लेकिन उसी रात इसी जगह पर एक आवाज ने पूरी खामोशी को चीर दिया। बचाओ प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। ये आवाज थी युवराज मेहता की। 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सपनों से भरा हुआ था। फ्यूचर प्लान, कैरियर ग्रोथ और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ लाइन पर था। और उस रात युवराज कोई क्राइम का शिकार नहीं बना, ना ही किसी पर्सनल दुश्मनी का, बल्कि वो एक सिस्टम की जाल में फंस गया। एक ऐसा मौत का गड्ढा जिसे इंसानों ने अपने हाथों से बनाया, पानी से भरा हुआ, ना कोई स्ट्रीट लाइट्स, ना कोई चेतावनी का बोर्ड जो ये बता सके कि रुक जाओ, हमने यहाँ एक मौत का गड्ढा बनाया हुआ। रोज की तरह काम खत्म करने के बाद गुरुग्राम से घर लौटते हुए जो ड्राइव साधारण और आसान होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे एक डरावना सपना बन गए। और यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर ये एक भ्रष्टाचार और सिस्टम की लापरवाही का नतीजा था? युवराज मेहता की मौत सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक सिंबल है एक स्मार्ट सिटी का जिसमें खतरा छुपा हुआ, वो दिखाई न देने वाली गड्ढे का जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स के पीछे छुप जाते हैं, और वो सिस्टम का जो सिर्फ फाइल्स में काम करते हैं, ग्राउंड पर नहीं। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएं तो युवराज की जगह कल हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। तो आइए समझते हैं युवराज के वो आखिरी स्ट्रगल को, उस आवाज को जो चीख चीख के मदद मांगता रहा, और उस सिस्टम को जिसके आंखों के सामने एक 27 साल का नौजवान लड़का अपना आखिरी सांस को तोड़ दिया। 27 साल की युवराज मेहता इंजीनियर की मौत पर लड़का के बयान थे, पापा प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। गाड़ी ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150, रात के करीब 12:30 बजे, 17 जनवरी 2026। सड़क पर इतना कोहरा था कि हेडलाइट्स के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और इसी कोहरे के पीछे एक खुला हुआ मौत का गड्ढा छुपा हुआ था। युवराज मेहता रोज की तरह काम खत्म होने के बाद अपनी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में घर लौट रहा था। ऑफिस से निकलना, ड्राइव करना, घर पहुंचना युवराज मेहता का ये रोज का रूटीन था। लेकिन उस रात जैसे ही वो एटीएसली ग्रैंडियोस सोसाइटी के पास आया, उसका सामना एक शार्प 90 डिग्री टर्न से हुआ, और बस वहीं पर कहानी का रुख बदल गया। गाड़ी सर्विस रोड से फिसली और अगले ही सेकेंड में लगभग 70 फीट गहरे पानी के गड्ढे में जाके गिर पड़ी। ये कोई नेचुरल गड्ढा नहीं था, ना कोई अचानक हुई ट्रेजेडी, बल्कि ये एक सालों पुरानी खुली हुई, ना कोई चेतावनी बोर्ड और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट्स, गंदे पानी, कीचड़ और लोहे के सरिया के साथ ये एक रुका हुआ कंस्ट्रक्शन साइट था। गाड़ी पानी में डूबने लगी, अंधेरा और ज्यादा बढ़ने लगा, कोहरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी। युवराज मेहता पैनिक होने लगा क्योंकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी। किसी तरह वो गाड़ी से बाहर निकलता है और कार की छत पर चढ़ जाता है। नीचे गहरा पानी, बढ़ती हुई ठंड और ऊपर से कोहरा और खामोशी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, और उस पल युवराज अपना फोन निकालता है, टॉर्च ऑन करता है और अंधेरे में रोशनी हिला हिला कर चिल्लाने लगता है, बचाओ प्लीज, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उसने अपने पिता को फोन किया, राज मेहता, जो एक रिटायर्ड एसबीआई डायरेक्टर थे। कॉल पर युवराज अपने पिता से सिर्फ एक ही बात बोलता रहा, पापा मुझे बचा लो। युवराज अपनी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पर भेजता है। राज मेहता जो टाटा यूरेका पार्क में रहते थे, बिना कुछ सोचे, बिना रुके पैरों से भागते हुए निकल पड़ते हैं, और साथ ही इमरजेंसी नंबर 112 हेल्पलाइन, पुलिस और फायर ब्रिगेड को मदद के लिए बुलाते। साइट पर धीरे धीरे लोग जमा होने लगते हैं। 6 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ी भी पहुंच जाती है। कोहरा इतना घना था कि युवराज की गाड़ी उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था। 1 बजे तक एसएचओ साहब भी साइट पर पहुंच जाते हैं। फायर सर्विस को भी बुला लिया जाता है। सब लोग साइट पर होने के बावजूद भी कोई उसे बचाने के लिए पानी के अंदर नहीं उतरता। सब लोग बहाने बनाने लगते हैं, हम स्विमिंग करना नहीं जानते, पानी बहुत
ठंडा है, नीचे आयरन रॉड्स और डेब्रिस पड़े हुए हैं। इस बहाने के बीच, इस कोहरे के बीच सिर्फ एक फोन की टच और एक आवाज सबके कानों में, सबके सामने, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, पापा प्लीज बचा लो मुझे। पिता सबसे बार बार कहते रहे, लेकिन किसी ने ना उनकी और ना युवराज की बात को सुनी। सब लोग बस बहाने बनाते रहे। लगभग 1:45 पर फ्लिपकार्ट का डिलीवरी मैन मनिंदर जाटव साइट पर पहुंचता है। जब उसके कानों में वो रोते हुए, वो चिल्लाते हुए, वो बचाओ बचाओ के गुहार लगाते हुए युवराज की आवाज पहुंचती है, तो वो फौरन बिना यूनिफॉर्म के, बिना ट्रेनिंग के, सिर्फ इंसानियत के नाम पर वो अपनी कमर में रस्सी बांधता है और पानी में उतर जाता है। 40 मिनट तक वो उस कीचड़ में, ठंडे पानी में, अंधेरे में हाथ मार मार कर युवराज को ढूंढता है, लेकिन वो युवराज तक पहुंच नहीं पाता। और फिर 2:30 के आसपास वो आवाज, वो मदद की पुकार, वो डरा हुआ, सहमा हुआ, बस अपनी जिंदगी का भीख इस भ्रष्टाचार और लापरवाह सिस्टम से मांगता हुआ युवराज अब चुप हो गया। उसकी आवाज आनी बंद हो गई। सबके सामने वो अपनी आखिरी सांस को छोड़ दिया। लगभग 2 घंटे तक युवराज अपनी जिंदगी का भीख मांगता रहा। 2 घंटे तक जहां उसे बचाया जा सकता था, 2 घंटे तक सिस्टम सिर्फ तमाशा देखती रही। 3:45 के करीब SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आती और करीब 4:15 में NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आती है और 4:30 के करीब युवराज मेहता का बॉडी पानी से निकाला जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साफ साफ बताती है युवराज गिरते ही नहीं मरा था, वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता रहा, जिसके वजह से उसके लंग्स में लगभग 2 लीटर पानी जमा हो चुका था। और वो एंटीमार्टम ड्रोनिंग के कारण, यानी पहले वो पानी में डूबा और फिर उसके बाद उसकी मौत हुई। कोई घातक इंजरी नहीं, कोई तुरंत मौत नहीं, सिर्फ एक स्लो, पेनफुल और मदद न करने की वजह से उसकी मौत हो गई। और यहीं पर पिक्चर और क्लियर हो जाती है। ये गड्ढा कोई नया गड्ढा नहीं था, बल्कि ये सेक्टर 150 प्लॉट A3 अर्ली 2010 में लोटस ग्रीन के स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया था। इन्वायरमेंटल वायलेशन करने की वजह से NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 के आसपास काम को रोक दिया था। उसके बाद उस गड्ढे में पानी भरने लगी, गंदगी मिलने लगी। ये सब देखते हुए भी सिस्टम ने वहाँ कोई लाइट्स नहीं लगाए, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए, बस खुला छोड़ दिया। कोई मरे, डूबे, उसे इस भ्रष्टाचार और लापरवाह सिस्टम को क्या ही फर्क पड़ता है। प्रोजेक्ट वाले 2015 से कंप्लेंट्स करते रहे। 2016 में यूपी सिंचाई विभाग ने हेड रेगुलेटर का प्रपोजल दिया, लेकिन वो प्रपोजल फाइल में ही दब गया। 2023 के मानसून में बेसमेंट डूब गए, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2 जनवरी 2026 को एक ट्रक इसी गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन ड्राइवर 4 घंटे के बाद अपनी जान खुद बचाता है। इतना सब होने के बाद भी किसी ने एक्शन नहीं लिया, किसी ने चेतावनी बोर्ड नहीं डाली, किसी ने लाइट्स नहीं लगाई, बस सब तमाशा देखते रहे। जितना गंदा ये सिस्टम का काम था, उतना ही गंदा इस जमीन का बैकग्राउंड भी है। 9,000 करोड़ का लैंड स्कैम, CBI इंक्वायरी, प्लॉट का इरेगुलर अलॉटमेंट, विजटाउन प्लानर्स जिसका डायरेक्टर अभय कुमार और मनीष कुमार थे। अब ट्रेजेडी के बाद, सिस्टम नाकामयाब होने के बाद शुरू होता है डैमेज कंट्रोल। पुलिस गुरुग्राम पब का CCTV फुटेज लीक करती है। मैसेज क्या दिया जाता है कि शायद ओवर स्पीडिंग थी, शायद नशे में होगा, लेकिन किसी भी तरह का प्रूफ नहीं मिलता। मनिंदर कहते हैं कि मुझे प्रेशर दिया गया सही स्टेटमेंट को गलत बताने के लिए। मुझसे घंटों तक पुलिस ने इंटरोगेशन की। जो चीज भी मैंने अपनी आंखों से देखा, जितना भी चीख मैंने युवराज की सुनी, ये सब दबाने के लिए। राज मेहता से भी स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट पढ़वाया जाता है कि सरकार का शुक्रिया कि सिस्टम ने आखिरी पल तक मेरे बेटे को बचाने की कोशिश की। मनिंदर का बात जब वायरल होने लगी, तब पब्लिक भी भड़क उठी। सब तरफ प्रोटेस्ट होने लगे, कैंडल जुलूस निकलने लगे और एक स्लोगन सबके कानों में सुनाई देने लगी, दिस इज नॉट एन इंसिडेंट, दिस इज मर्डर बाई नेग्लिजेंस। #जस्टिस फॉर युवराज ट्रेंड करने लगा। मीडिया भी जागरूक हो गई और सवाल पूछने लगी कि ये सब नोएडा को दुबई बनाने का सपना है या डेथ ट्रैप्स बनाने का सपना।
उसके बाद सरकार एक्शन लेती है और अभय कुमार को अरेस्ट किया जाता है। नोएडा अथॉरिटी सीईओ लोकेश एम को हटाया जाता है, जूनियर इंजीनियर पर रोक लगाया जाता है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर एक डिलीवरी एजेंट पानी में उतर सकता था तो ट्रेंड फोर्सेस क्यों नहीं उतरी? अगर 2 जनवरी को वार्निंग्स मिल चुकी थी तो बैरिकेड क्यों नहीं लगाया गया? चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाई गई और लाइट्स को क्यों नहीं लगवाया गया? ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है एक सिस्टम की कोलैप्स को, जहाँ लालच प्लानिंग से तेज है, जहाँ रेस्क्यू सिर्फ फाइल्स में होता है और जहाँ जवाबदेही सिर्फ ट्रेजेडी के बाद याद आता है। सोचो उसके पिता का हाल, जिनको एक आवाज ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। जैसे जैसे सुबह हुई और कोहरा धीरे धीरे हटने लगा, वैसे वैसे एक और चीज क्लियर होने लगी। ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, ये एक पूरा नेटवर्क था, एक ऐसा जाल जिसमें विक्टिम्स भी थे, हीरोज भी थे, विलन्स भी थे और कुछ ऐसे लोग जो कुछ न करके सबसे ज्यादा जिम्मेदार बन गए। इस कहानी के सेंट्रल में था युवराज मेहता, 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके सपने बड़े थे, कंधों पर जिम्मेदारी और आंखों में फ्यूचर था। 2 साल पहले उसकी मां का देहांत हो चुका था। घर में कमाने वाला सिर्फ युवराज ही बचा था। रोज टाटा यूरेका पार्क से गुरुग्राम के टेक हब्स तक आना जाना होता था, लॉन्ग आवर, ट्रैफिक और प्रेशर के बीच भी युवराज अपना काम प्रोफेशनली करता था। दोस्त लोग बताते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड और समाज में घुल मिल कर रहता था। उस रात पब जाना कोई क्राइम नहीं था, वो बस एक नॉर्मल सा एंजॉयमेंट था। लेकिन इसी चीज को उसका मौत का कारण बताने की नाकाम कोशिश भी की गई। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या थकान के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना गुनाह है या सिर्फ इल्जाम शिफ्ट करने का तरीका था? युवराज के बाद अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा दर्द के साथ सामने आता है तो वो उनके पिता राज मेहता है, एक रिटायर्ड एसबीआई डायरेक्टर, एक पिता जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने 2 घंटे तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। फोन पर आई आवाज, पापा मुझे बचा लो। राज मेहता साइट पर भागते हुए पहुंचते, चिल्लाते हैं, पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं, फायर ब्रिगेड को प्लीड करते हैं और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उनके सामने ही उनके बेटे का आखिरी सांस टूट जाता है, फिर भी किसी ने उनका मदद नहीं किया। तो फिर वही राज मेहता सीधा बिल्डर्स और अथॉरिटीज पर नेग्लिजेंस के आरोप में एफआईआर लिखवाते हैं। बाद में राज मेहता ये भी कहते हैं कि उनसे एक स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट पढ़वाया गया, सरकार को थैंक यू बोलने के लिए प्रेशर डाला गया। पर राज मेहता रुकते नहीं, वो एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जाते हैं, आई विटनेस डिटेल्स देते हैं और इंसाइट करते हैं कि इसे सिर्फ एक्सीडेंट मत बनाओ, पूरा बैकग्राउंड दिखाओ। और जैसे जैसे बैकग्राउंड खुलते हैं तो इस घटना के जिम्मेदार लोग सामने आने लगते हैं। सबसे पहला नाम अभय कुमार, विस्टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर, गृह प्रवेश बिल्ड टेक का प्रोमोटर। उसका दिल्ली के घर में रेड होता है और उसे कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज में अरेस्ट किया जाता है। एलिगेशन सिंपल थे, सालों से वाटर लॉजिंग कंप्लेंट्स इग्नोर की, बैरिकेड नहीं लगाई और एक खुले गड्ढे को डेथ ट्रैप बना दिया। उसका पार्टनर मनीष कुमार, लोटस ग्रीन स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर्स संजय कुमार, आंचल होरा और निर्मल, इन सब पर एफआईआर होती है। पर डिफेंस में ये कहा जाता है कि प्लॉट 2019 और 2020 के दौरान ही ट्रांसफर हो चुका था, अब हम इसका जिम्मेदार नहीं। पर सीबीआई की 2025 की एफआईआर कुछ और ही कहती, चीटिंग, करप्शन और इरेगुलर लैंड अलॉटमेंट, जिसके कारण से 9,000 करोड़ की लॉस हो जाती है। यानी एक तरफ डेड बॉडी और दूसरी तरफ फाइल में करोड़ों का लॉस। और फिर कहानी में आता है एक अनएक्सपेक्टेड हीरो, मनिंदर जाटव, फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट। ना कोई पावर, ना कोई बैकिंग, सिर्फ एक आवाज सुनी और वो पानी में उतर गए। पर मदद करने के बाद मनिंदर के मुश्किलें बढ़ने लगी। वो कहता है पुलिस ने उससे घंटों तक क्वेश्चन किया, स्टेटमेंट बदलने का प्रेशर डाला और उसके बाद एक वीडियो को वायरल किया गया। इसमें दिखाई गई कि मैंने रिश्वत लिया है, लेकिन मनिंदर कहता है कि ये सब सेटअप था। उसकी माँ तक डर जाती है, मीडिया के सामने रिक्वेस्ट करती है कि मेरा बेटा सच बोल रहा है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं एक और अनकंफर्टेबल सच, तमाशा देखने और तमाशा बनाने वाले। लगभग 100 लोग साइट पर थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सब ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियोस बनाने लगे। पर पानी में उतरने वाला सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था। उसके बाद इस केस में पॉलिटिक्स इंटर करती है।
राहुल गांधी ट्वीट करते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बुरखा दत्त कहती है शॉकिंग प्रेशर टैक्टिक्स। और यहीं पर एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन होती है, इस केस में कोई एक विलन नहीं है, यहाँ पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है। कोई चुप रहा, कोई भाग गया और कोई फाइल्स के पीछे छुप गया, और बीच में एक 27 साल का लड़का जो बस घर पहुंचना चाहता था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन इन्वॉल्व था, बल्कि सवाल ये है कि कौन नहीं था। इस केस का सबसे दर्दनाक सच ये है, युवराज मेहता की मौत अचानक नहीं थी। ये एक रात का एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्रिडिक्टेबल ट्रेजेडी थी जिसके सिग्नल सालों पहले मिल चुके थे। अगर हम टाइम को रिवर्स करें और कैलेंडर के पन्ने पलटाना शुरू करें तो हमें ये पता चलता है कि ये कहानी जनवरी 2026 में शुरू नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत 2004 से 2014 के बीच ही शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान नोएडा अथॉरिटी और लोटस ग्रीन के डायरेक्टर ने स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, लेकिन ग्राउंड फॉर फाइल्स में ही गड़बड़ हो चुकी थी। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बाद में बताते हैं 140 करोड़ तक का अमाउंट रिकवर ही नहीं हुआ। लैंड अलॉटमेंट में इरेगुलरिटीज, रूल्स को बेंड किया गया या तोड़ दिया गया। फिर आता है 2015 से 2021 का फेज। यहीं पर पिक्चर और क्लियर हो जाती है। प्रोजेक्ट रुक जाता है, कंस्ट्रक्शन स्टॉल हो जाता है और विस्टन प्लानर प्लॉट को सब डिवाइड कर देते हैं। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वायलेंस फ्लैग होती है। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस पर सवाल उठते हैं और ग्राउंड रियलिटी खुले हुए गड्ढे जिसमें पानी भरना शुरू हो गया। किसी ने बैरिकेड नहीं लगाए, किसी ने लाइट्स नहीं लगाई और ना ही किसी ने चेतावनी बोर्ड। इसके वजह से 2015 में ही वहां के लोग कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं। फाइल्स चलती रहती है, मीटिंग होती रहती है, लेकिन एक्शन जीरो। 2021 से 2025 के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई की जांच शुरू होती है। इसमें 9000 करोड़ के लैंड स्कैम की परत दर परत खुलने लगती है। सब कुछ सामने आने लगता है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी साइट सिक्योर नहीं होता और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड जो ये कह दे कि इधर मौत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर आता है 2 जनवरी 2026। एक ट्रक इसी गड्ढे में गिर जाती है। ड्राइवर 4 घंटे के बाद बच जाता है। पूरे एरिया को वार्निंग मिल जाती है कि यहाँ मौत का खतरा है, पर फिर भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सिस्टम चुपचाप अपने काम करती रही। और फिर आता है 17 जनवरी 2026, युवराज मेहता का वो दर्दनाक 2 घंटे का स्ट्रगल। और इस पूरी क्रोनोलॉजी के एंड पर कुछ की फाइंडिंग सामने आता है। सबसे पहला, नेग्लिजेंस एक दिन की नहीं थी, ये सब 2015 से शुरू हो चुका था। दूसरा, रेस्क्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर इनएडुकेट यानी अपर्याप्त थी, ना कोई ट्रेन ड्राइवर्स और ना कोई इमीडिएट वाटर एंट्री प्रोटोकॉल्स। तीसरा, वार्निंग इग्नोर हुई। 2 जनवरी का ट्रक क्रैश एक फाइनल अलार्म था जो सुना ही नहीं गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज कर दी गई। ये क्रोनोलॉजी हमें एक सिंपल सच सिखाती है, जब सिस्टम समय पर रिएक्ट नहीं करता तो ट्रेजेडी सिर्फ कब का सवाल होती है। युवराज मेहता का केस एक डेट नहीं है, ये एक टाइमलाइन है जहां हर इग्नोर वार्निंग मौत को एक स्टेप और पास बुलाती है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये कब हुआ, बल्कि सवाल ये है कि अगला टाइमलाइन किसका होगा। धन्यवाद।